Hello everyone, good morning. May I know till what we have done last time? I think so. Dispersion of light is done. Okay. So last time we have done till refraction on spherical surface. Yes. And expression was mu2 upon v minus mu1 upon u equals to mu2 minus mu1 divided by r. Yes. So till this we have done last time. अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर्स फार्मूला। ये जो हमारे डॉक्टर्स जो लेंसेस हमारे बनाते हैं वो क्या इक्वेशन से बनाते हैं, क्या फॉर्मूले से बनाते हैं, अभी वो हमको यहाँ पे डिराइव करना है। दैट इज एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर्स फार्मूला। इसके लिए वही हमारा जो स्फेरिकल सरफेस वाला एक्सप्रेशन है mu2 upon v minus mu1 upon u equals to mu2 minus mu1 upon r, एग्जैक्टली वही इक्वेशन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो सब लोग, एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट वन। So there is a lens like this, and this is nothing but just the principal axis. Yes, this is the lens and this is the principal axis. Now this surface, actually in this lens there are two convex surfaces. This is convex surface and this is also the convex surface. So there are two convex surfaces, यहाँ पे और यहाँ पे दो convex surfaces हैं. This is called surface 1 and this is called surface 2. So surface 1 and surface 2. बेटा ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है उसका सेंटर यहाँ पे होगा या इस साइड होगा? ये वाला जो सरफेस 1 है उसका सेंटर इस तरफ होगा या इस तरफ? डेफिनेटली ऐसा कर्व है जिसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा, इसका सेंटर है C1. सिमिलरली दिस इज आल्सो द कॉन्वेक्स सरफेस और इसका सेंटर इधर होगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ C. So there are two convex surfaces, surface 1 उसके सेंटर को नाम दे दिया हम लोगों ने C1. This is surface 2 उसके सेंटर को नाम दे दिया हम लोगों ने C2. और मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, Your object is placed. Oh, object is placed. As this object is a point object, as this object is a point object, how many rays are required to form the image?
अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड होता है तो उसके इमेज फॉर्मेशन के लिए 3 रेज आर रिक्वायर्ड. One, along the principal axis. Second, parallel to the principal axis. And third, through optical center. Yes? But in this case, as object is a point object, only 2 rays are sufficient. One, which is passing along the principal axis, which can pass without deviation of straight pass हो जाएगा. Second, a ray of light which incident over here obliquely. जो यहाँ पे ऑब्लिकली इंसिडेंट होगा, इसी एंगल पे इंसिडेंट होगा, किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट होगा, लाइक दिस. इट विल इंसिडेंट ओवर हियर एट एनी एंगल, या किसी एंगल पे इंसिडेंट होता है. एंड दिस इंसिडेंट रे इज सपोज टू पास ऑन द स्ट्रेट लाइन. उसको स्ट्रेट लाइन पे पास होना चाहिए because of rectilinear propagation, but as it passes from a rarer medium to denser medium, वो rarer medium से denser medium में पास हो रहा है, तो क्या होगा बेटा, वो कहाँ से पास होगा? Definitely it will bend towards the normal. Normal की तरफ bend हो जाएगा. चलो, ये तो normal की तरफ bend होगा, obvious है. But यहाँ पे हम लोगों को 2 केसेस लेने हैं. याद करो, इसके पहला वाला केस कैसा था? स्फेरिकल सरफेस वाला. ऐसा था कि नहीं कि पूरा हमारा ग्लास ही था, इट वाज लाइक दैट. बट यहाँ पे कैसा है, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, दैट्स ऑल. इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं. बट अब ऐसा मान के चलते हैं कि अगर मान लो सरफेस 1 इज लाइक दिस, ऐसा है बेटा, पूरा ये पूरा आगे ग्लास ही है, पूरा ग्लास है. मान लो इसके जैसा केस है यहाँ पे, तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पे जाने के बजाय इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. और स्ट्रेट पास होके आएगा और यहाँ पे आके इस रे के साथ मिलके यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा. उसको मैं बोलूंगा आई डैश. उसको मैं बोलूंगा आई डैश. बेटा ध्यान देना, मैंने ऐसा कंसीडर ही नहीं किया है कि यहाँ पे दूसरा सरफेस है. यहाँ पे एक ही सरफेस है और उसी सरफेस का कंटिन्यूएशन आगे पूरा 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 ग्लास है. तब तो इस तरह से रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा. बट मान लो अगर ये दूसरा सरफेस यहाँ पे प्रेजेंट है, इफ दिस सेकेंड सरफेस इज प्रेजेंट, तो कैसा हो गया? मान लो यहाँ पे एयर है, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1, फिर से यहाँ पे एयर आ जाएगा, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू1, और ये जो भी ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव हो जाएगा म्यू2, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा म्यू2. तो अगर हम लोगों ने ये वाला चीज कंसीडर किया है यहाँ पे मतलब यहाँ पे सिर्फ म्यू1 है और ये सिर्फ पूरा का पूरा म्यू2 है, ऐसा हो जाएगा. तो अगर सिर्फ म्यू2 ही प्रेजेंट होता तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए था? आई डैश पे. बट अगर ये दूसरा सरफेस भी प्रेजेंट है, फिर इसके बाद एयर आ जाएगा, तो इस पॉइंट पे आने के बाद एक दूसरा रिफ्रैक्शन होगा, एक और रिफ्रैक्शन होगा. यहाँ का जो रे ऑफ लाइट है स्ट्रेट यहाँ से यहाँ पर आया और उसको इसी लाइन पे स्ट्रेट पास हो जाना चाहिए था अगर यहाँ पे सिर्फ ग्लास होता तो. लेकिन अगर ग्लास के बाद फिर से एयर आ गया तो यहाँ पे दूसरा रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस होगा. मींस अगेन देखो यहाँ पे पहला रिफ्रैक्शन क्यों? बिकॉज हमारा रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में पास हो रहा है. और अगर सिर्फ ग्लास ही होता तो सीधी सी बात है उसी लाइन पे पास होके जाता और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाता. बट अब इस पॉइंट पे फिर से हमारा रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में पास होने जा रहा है, मतलब फिर से उसका रिफ्रैक्शन होगा. फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारा रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, ये हमें देखना पड़ेगा बेटा. तो सीधी सी बात है, वो डेंसर से रेयर में जा रहा है, सो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. उसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. अब नॉर्मल ड्रॉ करने का मेथड मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को कि भाई मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस कर्वेचर का या इस सरफेस का सेंटर यहाँ पे है और इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है. तो सेंटर और उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा
वही वहां पे नॉर्मल हो जाएगा, लाइक मैंने बताया था लास्ट टाइम। उसी तरह से अगर मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो ये वाला पॉइंट और इसका जो सेंटर यहाँ पे है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है लाइक दिस, ये हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल। तो नॉर्मल है लाइक दिस, और हमारे रे ऑफ लाइट को पास होना चाहिए था यहाँ पे बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, बट एज इट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यहाँ पे जाने के वजह से बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहाँ पे कहीं पे आपको उसका इमेज फॉर्म हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझा है क्या डायग्राम? तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज हम आगे का पार्ट समझ नहीं पाएंगे क्या है। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, हम लोगों को दो केसेस यहाँ पे कंसीडर करने हैं। केस नंबर 1, जब यही सरफेस एंड तक कंटिन्यू होगा, दूसरा वाला सरफेस प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब इस तरह का केस होगा। और दूसरा केस हम लोगों ने कंसीडर किया कि यहाँ पे एक दूसरा सरफेस भी है। यस, सो फर्स्ट वाला केस, फर्स्ट केस, हाँ बेटा मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा ध्यान दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देयर आर टू सरफेसेस, बिकॉज यहाँ पे जो भी डिफिकल्टीज है सिर्फ डायग्राम को लेके है। डायग्राम समझ गया तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है बेटा। तो इससे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, बिकॉज इस साइड से भी कॉन्वेक्स है और इस साइड से भी कॉन्वेक्स है, दैट इज कॉल्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस कौन होता है? अ लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। तो इस कर्वेचर का सेंटर यहाँ पे है और इस कर्वेचर का सेंटर यहाँ पे है, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऐसा कर्व है, इसका सेंटर यहाँ पे, ऐसा कर्व है, इसका सेंटर यहाँ पे। इसको मैंने नाम दिया सरफेस 1, तो सरफेस 1 का सेंटर यहाँ पे लिख दिया C1। इस सरफेस का सेंटर होगा यहाँ पे, तो इसका सेंटर लिख दिया C। फिर यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया O, और मुझे उस पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इमेज फॉर्मेशन करना है, उसका इमेज बनाना है बेटा। अब यहाँ पे पॉइंट ऐसा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, और उसके इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेज आर सफिशिएंट। फर्स्ट, along the principal axis, second, obliquely incident at any point। तो ऐसा obliquely incident हुआ, अब यहाँ पे आने के बाद उसको ऐसा स्ट्रेट लाइन में पास होना चाहिए था बेटा, स्ट्रेट लाइन में पास होना चाहिए था। बट क्यों, वो कौन से प्रॉपर्टी की वजह से स्ट्रेट लाइन पे पास होना चाहिए था? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की वजह से। बट वो रेयर से डेंसर में पास हो रहा है, तो सीधी सी बात है उसका स्पीड कम होगा और इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो स्ट्रेट लाइन पे जाने की वजह से वो बेंड हो जाएगा, बेंड होके यहाँ पर आएगा। अब मैंने दूसरा केस क्या लिया यहाँ पे कि मान लो ये वाला सरफेस प्रेजेंट ही नहीं है और यही सरफेस एंड तक कंटिन्यू है इसके जैसा, तो भाई उसी पाथ पे सीधा 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 पास होके यहाँ पर आके इस रे ऑफ लाइट के साथ मीट होके यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। बट अगर मान लो दूसरा वाला सरफेस प्रेजेंट है तब क्या होगा? तो यहाँ पे दूसरा वाला रिफ्रैक्शन होगा। नाउ योर रे ऑफ लाइट इज गोइंग टू पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब हमारा रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में पास होगा, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसके लिए सबसे पहले मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है इसका ट्रिक मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को। क्या करना है? सेंटर और उस पॉइंट दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ड्रॉ करना है। तो इसका सेंटर यहाँ पे है और ये हमारा पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला नॉर्मल इज लाइक दिस, ऐसा नॉर्मल है बेटा, ऐसा नॉर्मल। और रे ऑफ लाइट को पास होना था यहाँ पे, तो यहाँ से अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा ना, इसके लिए नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे एरो दिखाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आके इस रे ऑफ लाइट के साथ मीट होगा और यहाँ पे इमेज बनाएगा। अभी सबको समझा है क्या? यस, अमित समझा बेटा आपको? अमित, ओके ओके।
ओके ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते बेटा। अब हम इसका नामकरण करेंगे। नामकरण करेंगे मतलब कैसा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, रेडियस क्या है। रेडियस तो आपको पता है, सरकमफेरेंस से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो कर्वेचर है, दो स्फेरिकल सरफेस है, इसके लिए दो सेंटर, इसके लिए दो रेडियस भी होगा। देखो कैसे, अब इसको रख कर देखना, इसकी जरूरत नहीं है। याद देखो, इस सरकमफेरेंस का, आई मीन इस कर्वेचर का सेंटर यहाँ पे है। तो एक्चुअली सारा डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, सारा डिस्टेंस हम लोग एक्सिस ऑफ लेंथ से ड्रॉ करते हैं या मेजर करते हैं। यहाँ से ये जो सेंट्रल पार्ट है ना, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द लेंस। तो सारा डिस्टेंस यहाँ से मेजर होगा। तो यहाँ से लेके इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको बोलेंगे R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस सरफेस का सेंटर यहाँ पे है, तो एक्सिस ऑफ लेंस से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा R2। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। सिमिलरली ऑब्जेक्ट से लेके और इसके बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक्सिस ऑफ लेंस से लेके ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा B, और इस डिस्टेंस को हम लोग बोल देंगे B डैश, क्योंकि यहाँ पे इमेज को हम लोगों ने बोला है I डैश। इसके लिए उसके इमेज डिस्टेंस को बोलेंगे V डैश, दिस इमेज के डिस्टेंस को बोलेंगे B, R1, R2, U। डन एवरीवन? कुछ डाउट है क्या यहाँ पे? एनी डाउट अप टू दिस? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और वहीं से स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन ऑन spherical surface, according to refraction spherical surface, mu2 upon V minus mu1 upon U equals to mu2 minus mu1 divided by R। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अगर आप लोगों को याद होगा, तो मैंने बहुत क्लियरली आपसे एक बात बोली थी कि इस सारे टर्म्स में म्यू1 क्या होता है और म्यू2 क्या होता है। म्यू1 वो मीडियम होता है जिस मीडियम से हमें पास होना है, मतलब जिस मीडियम से हमारा रे ऑफ लाइट जाने वाला है। और म्यू2 वो होता है जिस मीडियम में हमारा रे ऑफ लाइट जाएगा। जैसे बेटा हमारा रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो इस मीडियम को हम लोग म्यू1 बोलेंगे और इस मीडियम को हम लोग म्यू2 बोलेंगे। समझो, अब हमारा रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो इसको म्यू1 बोलूंगा और इसको म्यू2 बोलूंगा। तो मेरा बात सबको समझा है क्या? व्हाट इज म्यू1? जिस मीडियम से पास होने वाला है, और म्यू2 जिस मीडियम में पास होगा। म्यू1 म्यू2 क्लियर है सबको? ओके ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। और आर पता है ना, जो भी हमारा कर्वेचर है उसका रेडियस है। V इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा जैसे डायग्राम ड्रॉ करते समय मैंने दो केसेस लिए थे कि व्हेन सेकेंड सरफेस इज नॉट प्रेजेंट तब हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, एंड व्हेन सेकेंड सरफेस इज प्रेजेंट तब हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। बस यही दो केसेस मुझे यहाँ पे लेने हैं। तो केस 1, when surface 2 is not present, when surface 2 is not present, when surface 2 is not present, then refraction takes place at surface 1 and
image forms at I dash, बराबर है ना। अगर दूसरा वाला सरफेस अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमारा इमेज मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस पर, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा I dash। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं बोलूंगा mu1 mu2 r u और v। मुझे इस फर्स्ट रिफ्रैक्शन के केस में मुझे mu1 चाहिए कि कौन से मीडियम से पास हो रहा है, मुझे mu2 का वैल्यू चाहिए कौन से मीडियम में पास हो रहा है, मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए और मुझे इमेज डिस्टेंस चाहिए। मुझे ऑल इन पांचों का वैल्यूज चाहिए बेटा। पास होने वाला है तो इस मीडियम से पास होने वाला है, और अनफॉर्चुनेटली उस मीडियम का भी नाम है mu1। इसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा mu1 इक्वल्स टू mu1। mu2 जिस मीडियम में पास होने वाला है वो अनफॉर्चुनेटली उस इसका जो रेडियस है, इसके रेडियस को हम लोगों ने नाम दिया r1। इसके लिए r की जगह पे हो जाएगा r1। u की जगह पे u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो u की जगह पे u रह जाएगा, और इसकी वजह से जब सेकंड सरफेस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक ही सरफेस प्रेजेंट है, तो हमारा इमेज फॉर्म होने वाला I डैश पे और उसका डिस्टेंस है v डैश। इसके लिए v की जगह पे लिखूंगा v डैश। ये सबको समझा बेटा मैंने क्या बोला है? नहीं समझा है तो ना बोलो, मैं फिर एक्सप्लेन करूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने पहले ही बोला है बेटा ना, आप इसको ना mu1 mu2 को किस एंगल से देखोगे कि mu1 वो है, जरा सुनेंगे ध्यान से, मैं फिर से समझाऊंगा बेटा, जरा समझने का कोशिश करो। मैंने बोला है एक होता है mu1, एक होता है mu2। mu1 कौन होता है? mu1 जिस मीडियम से पास होने वाला है, mu2 जिस मीडियम में पास होने वाला है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे mu1 क्या है, mu2 क्या है। मान लो थोड़ी देर के लिए बेटा, मान लो थोड़ी देर के लिए, ये जो यहाँ पे मैंने mu1 लिखा है और इसको जो मैंने mu2 बोला और फिर से mu1 हो गया। मान लो इसका नाम है A, इसका नाम है B, फिर B A। तो यहाँ पे mu1 की जगह पे क्या लिखता था? A, mu2 की जगह पे क्या लिखता था? B। समझे बेटा? बट अनफॉर्चुनेटली वही तो मैंने बोला कि जिस मीडियम से पास होने वाला हम उसको mu1 बोलते हैं, और एक्चुअली यहाँ पे जिस मीडियम से पास होने वाला उसका भी नाम mu1 ही है। इसके लिए मैंने mu1 इक्वल्स टू mu1 लिखा। जिस मीडियम में जाएगा उसको हम mu2 बोलते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उस मीडियम का भी नाम यहाँ पे mu2 है, इसके लिए मैंने mu2 लिखा। बाकी तो रेडियस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गॉट इट? ये मेरा पॉइंट सबको समझा है क्या? अभी सबको समझ गया? किसी को डाउट था वो समझ गया बेटा? अभी किसी ने बोला था सर नहीं समझा, अभी समझा क्या? ओके 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 ओके। और अगर किसी को भी थोड़ा डाउट भी होगा ना बेटा, तो अगले वाले पार्ट में वो भी सॉल्व हो जाएगा बेटा। मैंने अब हमें करना क्या है बेटा, यहाँ पे जो भी कंडीशंस आए हैं इन सारी कंडीशंस को इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो बेटा। ये जो भी इक्वेशंस आए हैं, जो भी कंडीशंस है, इस कंडीशन को इक्वेशन नंबर 1 में आप सब्स्टिट्यूट करो और देखो क्या आता है बेटा। तो हम लोग बोलेंगे नाउ substitute above conditions in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। देखो देखो इसको इसको और इसको जब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो बेटा। एक जो mu2 है, mu2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? mu2, तो mu2 की जगह पे लिखूंगा mu2। यहाँ पे v, बट v का वैल्यू यहाँ पे क्या है? v डैश, तो लिखूंगा v डैश। माइनस तो माइनस, mu1 का वैल्यू यहाँ पे mu1 ही है, सो आई विल राइट mu1। u का वैल्यू यहाँ पे u है, तो आई विल राइट u।
mu2 is mu2, mu1 is mu1, r is r। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। कुछ डाउट है यहाँ तक? एनी डाउट? सोच समझ लो बेटा एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक योर ओन टाइम। कुछ डाउट नहीं है क्या? नहीं है? क्या किया बेटा, सिंपली एक किया ना, यहाँ पे जो जो वैल्यूज उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे लिख दिया, जो आ गया उसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर। हाँ यस यस, देखो अच्छा बोला किसी बच्चे ने, यहाँ पे r का वैल्यू r1 है ना, इसके लिए r की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा r1। वेरी नाइस बेटा, भी समझा ध्यान से। तो mu2 की जगह पे mu2, v की जगह पे v डैश, माइनस की जगह पे माइनस, mu1 की जगह पे mu1, u की जगह पे u, mu2 mu1 एज इट इज, और r जो यहाँ पे है वो है r1, इसके लिए लिख दिया r1। अब हम फिर से यहाँ पर आ जाएंगे और अब बोलेंगे surface 2 is present, if surface 2 is present, then second refraction takes place at surface 2 and image forms at I। yes, अगर अब ये दूसरा सरफेस प्रेजेंट है, मैंने वही तो बताया था, जब डायग्राम बनाते समय हम लोगों ने दो जो केसेस लिए थे वही दोनों केसेस को हमने फिर से यहाँ पे लिखा है बस। तो अगर ये दूसरा सरफेस भी प्रेजेंट है तो इस पॉइंट पे दूसरा रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस होगा और इमेज फॉर्म हो जाएगा आई पे। और फिर से मुझे यहाँ पे mu1 का वैल्यू चाहिए, मुझे mu2 का वैल्यू चाहिए, मुझे r का वैल्यू चाहिए, u का वैल्यू चाहिए और g का वैल्यू चाहिए। मुझे इन पांचों का वैल्यू चाहिए बेटा। कोई मुझे बता सकता है बेटा, कोई मुझे बता सकता है अब यहाँ पे mu1 का वैल्यू क्या होगा? कोई मुझे बताएगा बेटा mu1 का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि अब यहाँ पे जो हमारा रे ऑफ लाइट है अब यहाँ से इधर पास होने वाला है, इस मीडियम से इस मीडियम में पास होने वाला है। इसके लिए जो mu1 है, mu1 की जगह पे मैं लिखूंगा mu2, mu2 की जगह पे क्या लिखूंगा? mu1। इसका रेडियस क्या है? r2। u की जगह पे लिखूंगा u और v की जगह पे लिखूंगा v। ये सबको समझा है क्या अच्छे से? किसी को भी डाउट है क्या? अच्छा, हर्ष को नहीं समझा है। हर्ष फिर से देख यहाँ पे ध्यान से, एक तू ही बता बेटा, पहले केस में हमारा रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ पे पास हो रहा था, इसके लिए mu1 था और mu2 था, बराबर है। अब हमारा रे ऑफ लाइट यहाँ से इधर जा रहा है, इसके लिए a mu1 होगा और a mu2 होगा। तो mu1 की जगह पे मैंने लिख दिया है mu2 क्योंकि इसका नाम mu2 है, और mu2 की जगह पे मैंने लिखा है mu1 क्योंकि जिस मीडियम में गया उसका नाम है mu1। बाकी r और u v को लेकर तो कोई टेंशन ही नहीं। अभी समझा हर्ष तुझे? हर्ष तुझे समझा है क्या? ओके 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 ओके, चलो फाइन। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज मुझे चाहिए, छोटा सा चेंज मुझे करना है। यहाँ पे ये जो u की जगह पे जो मैंने u लिखा है ना बेटा, मैं इस u की जगह पे v डैश लिख सकता हूं। मैंने क्या बोला, ये जो यहाँ पे u इक्वल्स टू u लिखा था ना बेटा, u इस u की जगह पे मैं v डैश भी लिख सकता हूं। यहाँ पे मुझे u भी लिखूंगा फिर भी चलेगा और v डैश लिखूंगा फिर भी चलेगा, दोनों भी चलेगा। मैं उसके जगह पे u डैश भी मतलब v डैश भी लिख सकता हूँ और u भी लिख सकता हूँ, दोनों भी चीजें लिख सकता हूँ। आप पूछोगे नहीं सर ऐसे कैसे लिख सकते हो सर? किसी को जानना है कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं? भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो u है, आप वहां पे v डैश कैसे लिख सकते हो? बेटा v डैश हम इसलिए लिख सकते हैं
क्योंकि जो ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशंस होता है हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकाई। क्या बोलते बेटा, बोलो। कॉन्जुगेट फोकाई बोलते, कॉन्जुगेट फोकाई। तो कॉन्जुगेट फोकाई है क्या, जरा ध्यान से सुनने का कोशिश करो बेटा। इसे यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे एक लेंस है, यहाँ पे एक लेंस है, एक लेंस है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, तो इधर कहीं ना कहीं उसका इमेज फॉर्म होगा। मान लो यहाँ पे उसका इमेज फॉर्म हो गया, इस लेंस की वजह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वहां पे मार्क कर दो, ऐसा पॉइंट कर दो, मार्क कर दो, और जो इमेज है वहां पर भी मार्क कर दो। और अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा लो, तो क्या वहां पे इमेज रहेगा? ऑब्जेक्ट हट गया तो पूछ रहा हूं, नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, नहीं रहेगा। जब ऑब्जेक्ट को ही हमने हटा दिया तो इमेज तो नहीं रहेगा ना बेटा। अब आप क्या करोगे, जहां पे इमेज बना हुआ था आप वहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करो, तो आपको पता चलेगा जहां पे आपने ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ था ना वहां पे उसका इमेज बन जाएगा। ये मेरा बात सबको समझा मैंने क्या बोला? सबको समझा बेटा? इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकाई। और किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज कॉन्जुगेट फोकाई, तो आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर इंटरचेंजेबल। दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकाई। पर बेटा जैसे आपको पता मैं हर चीज का प्रूफ देता हूं, मैं इसका भी प्रूफ दूंगा आप लोगों को। याद करो, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारा लाइन मारा था। किसके लिए लाइन मारा था? कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। 12 से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा है ना बेटा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इमेज फॉर्म्स एट फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इमेज फॉर्म्स एट फोकस। और जब हम ऑब्जेक्ट को लेके आ जाते हैं फोकस पे तो इमेज चला जाता है इंफिनिटी पे। पढ़ा है कि नहीं पहला वाला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है? फोकस पे फॉर्म होता है। और जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे लेके आते हैं तो उसका इमेज इंफिनिटी पे चला जाता है। यस सुनो, अपन ने पढ़ा है ना बाबू? बस एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर भी है, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर भी है। यस, मेरा बात सबको समझा बेटा? ये सबको समझा अच्छे से? ओके ओके। यस, ये सबको अच्छे से समझ में आ गया है क्या बेटा? और ये जो कंडीशंस आए हैं इस कंडीशंस को फिर मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सेम कंडीशंस इन इक्वेशन नंबर 1। Now substitute equation, yeah, now substitute above conditions in equation number 1। इन सारे कंडीशंस को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो। बेटा अगर दोनों साथ में देखोगे तो अच्छा रहेगा। जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, जो म्यू2 है यहाँ पे देखो, जो म्यू2 है,
म्यू टू की जगह पे मुझे क्या लिखना है, म्यू1 लिखना है। इस बार v की जगह पे मुझे v लिखना है, माइनस की जगह पे माइनस, म्यू1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, म्यू2, और u की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा, बोलो, v डैश इक्वल्स टू म्यू2 की जगह पे यहाँ पे म्यू1 है, माइनस म्यू1 की जगह पे म्यू2 है, और r की जगह पे r2 है, और इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3। सोच समझ लो बेटा, सोच समझ के हाँ बोलो या ना बोलो जो भी है। सबको समझा बेटा ये? यस, ओके। अब इधर का पार्ट छोड़ दो, अभी सिर्फ दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन। कौन से इक्वेशंस को? इन दोनों इक्वेशंस को लेके हम लोग सॉल्व करने वाले बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को लेके हम लोग सॉल्व करने वाले। किसको किसको? इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को लेके भी हम लोग आगे का डेरिवेशन सॉल्व कर लेंगे। कैसा सॉल्व करेंगे? हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और जो इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों को आप ऐड करो बेटा, दोनों को ऐड करो। तो बोलूंगा बाय एडिंग इक्वेशंस 2 and 3, इक्वेशन 2 and 3 दोनों को ऐड करो। तो 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज म्यू2 अपॉन v डैश माइनस म्यू1 अपॉन u, म्यू1 अपॉन u, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्लस म्यू1 अपॉन v माइनस म्यू2 बाई v डैश, इसका राइट हैंड साइड क्या बेटा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होगा, म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाई r1, इसका लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, और इसका राइट हैंड साइड क्या होगा, प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 डिवाइड बाई r। जरा एडजस्ट कर लेना बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे म्यू2 v डैश माइनस म्यू2 v डैश, ये दोनों टर्म्स कैंसल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। अगर ये दोनों कैंसल हो गए तो हमें क्या बच जाएगा यहाँ पे बेटा, देखो व्हाट वी लेफ्ट विथ म्यू1 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u। मैं इसको पहले लिख सकता था बेटा, और पहले ही माइनस गंदा दिखता है, इसके लिए नहीं लिखेंगे, प्लस वाला पार्ट पहले, माइनस वाला पार्ट बाद में, इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाय r1 प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 डिवाइड बाय r2। बेटा देखो यहाँ पे म्यू1 कॉमन हो जाएगा, अगर यहाँ पे म्यू2 माइनस म्यू1 है, अगर यहाँ पर भी म्यू2 माइनस म्यू1 होता तो म्यू2 माइनस म्यू1 को मैं कॉमन ले सकता था, बट यहाँ पे तो म्यू1 माइनस म्यू2 है। तो इसको करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो बोलूंगा म्यू1 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u इक्वल्स टू, एक तो म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाई r1 है, इसको भी म्यू2 माइनस म्यू1 करने के लिए मुझे यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पापा का घर तो है नहीं जहाँ पे जो चाहिए वो कर लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बैलेंस करने के लिए। तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1, और जो नीचे वाला माइनस है वो माइनस और प्लस मिला के यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो गया r। इसको नहीं समझा तो ना बोलो बेटा, मैं फिर समझाऊंगा। मुझे पता है मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बट मैं मजबूर हूँ बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक्सप्लेन अगेन, ठीक है? ये देखो ये देखो ये देखो, अभी थोड़ा क्लोजअप में आ गया। यहाँ देखो, यहाँ पे म्यू2 माइनस म्यू1 है, यहाँ पे म्यू1 माइनस म्यू2 है, तो इसको भी म्यू2 माइनस म्यू1 लिखने के लिए
यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों जगह पे माइनस माइनस से, तो माइनस म्यू वन और माइनस माइनस प्लस म्यू टू, तो म्यू टू माइनस म्यू वन हो गया, उसको यहाँ पे लिख दिया। तो जो नीचे वाला माइनस है वो माइनस और ये वाला प्लस मिला के यहाँ पे माइनस हो गया। अब समझा है क्या? यस और नो? यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, therefore म्यू1 अपॉन v, एक काम करो ना, म्यू वन को भी कॉमन ही ले लो बेटा, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू म्यू वन कॉमन लिया था बेटा, और यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन, और यहाँ पे म्यू वन जो कॉमन आया था मतलब मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। यस, उसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। फिर जैसे मैंने कंडीशन लिया था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinity, then image forms at focus, that is u is equals to infinity, then v is equals to हो जाएगा f। अगर u इंफिनिटी हो जाएगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस पे, और उस डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। अब इस दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, therefore 1 अपॉन f, v की जगह पे लिख सकता हूँ f, ये तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, और जो दूसरी साइड का है म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, और यहाँ पे 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, ऐसे इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब इस 4 और 5 को जरा ध्यान से देखो, तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी सेम है। लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम हो गया मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, और इट इज लेंस फॉर्मूला। आपको याद होगा, तो हम लोग 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, मैं 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं लेंस फॉर्मूला, और 11th स्टैंडर्ड में आके हमने इसका प्रूफ देखा, कितना बड़ा प्रूफ है इसका। देखो ये पूरा डेरिवेशन ऐसा है बेटा, ये पूरा डेरिवेशन, अगर आपको पूरा डेरिवेशन एक साथ दिख रहा है क्या, इसको जरा एक बार अच्छे से एक बार पढ़ लो पूरी डेरिवेशन, फिर इसका मैं एक फोटो भेज देता हूँ आप लोगों को, मोहिनी मैडम को, मोहिनी मैडम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोगों को देख के लिख लेना बेटा, सिर्फ समझने का काम अभी करो, लिखने का काम आप लोग घर पे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ लिखने में टाइम जाएगा। बेटा अभी मतलब मैं सबको इसका फोटो भेज देता हूँ, इसका फोटो भेजने के बाद सब लोग एक बार पढ़ो, आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा, सिंपल है। लास्ट के स्टेप्स मेरे को पता थोड़ा स्पेस कम है, इसके लिए मैं छोटा छोटा लिखा तो आपको नहीं दिखा होगा, तो एक बार चेक कर लो इसको आप लोग, ठीक है। मैं इसका फोटो भेजता हूँ, सब लोग देख लो पहले से, अच्छे से समझ लो, फिर हम लोग बात करेंगे। एक मिनट रुको।
बेटा आप लोगों को मिला, ग्रुप में आ गया फोटो आप लोगों को? आ रहा होगा बेटा, ऑन द वे होगा, आ रहा होगा, वेट, भी आ जाएगा तुरंत। मैडम भेज रहे आप लोगों को ग्रुप में। जैसे एक बार ग्रुप में आ जाता है तुरंत आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लो, प्लीज एक बार अच्छे से पढ़ लो। ए हर्ष पगला थपड़ा खाएगा, कुछ भी बोलता है। ट्रैफिक कहां से आ जाएगा रे तुझे? उसके एक बार अच्छे से पढ़ो, कुछ डाउट होगा तब तक मैं रब नहीं करूंगा इसे। जल्दी से एक बार सिर्फ पढ़ लो अच्छे से, और ध्यान से पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, कुछ डाउट आएगा ही नहीं जहां तक मुझे पता है। तो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, छोटा लेटर होगा, इसके लिए आप लोगों को नहीं समझा होगा, अदरवाइज तो नहीं समझेगा, ऐसा सवाल ही नहीं होगा। बेटा लास्ट में 1/f कैसे आया? अरे बेटा अपना केस है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्स एट फोकस। और बेटा लेंस से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल एफ। व्हाट इज फोकल लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड फोकस। इसके लिए बेटा वो डिस्टेंस जो इमेज डिस्टेंस है ना v, उसके जगह पे आ जाएगा स्मॉल एफ, फोकल लेंथ इट इज कॉल्ड। समझा भी फोकल लेंथ का एफ कैसे आया? बिकॉज फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द फोकस। बेटा देखो दो जगह पे म्यू1 है, दोनों को म्यू1 ले लिया, म्यू1 न्यूमरेटर में है ना, तो मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। म्यू1 कॉमन लिया ना, तो वो म्यू1 कहाँ पे है? न्यूमरेटर में है ना। डिनोमिनेटर में होता तो डिनोमिनेटर में आके दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई होता, बट ये तो न्यूमरेटर में है तो कॉमन आ जाएगा और उसको दूसरे साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। न्यूमरेटर में मतलब मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर में होगा मतलब डिवाइड हो जाएगा। अभी मिला क्या फोटो आप लोगों को?
चलो आगे आप लोगों को ग्रुप में पिक्चर से एक बार पढ़ लो, आपके पास 2 मिनट है बस, 2 मिनट में अच्छे से पढ़ो, फिर जो डाउट रहेगा मेरे को पूछो। अच्छा ठीक है, नहीं आया तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। अब तब तक मैं रब नहीं करूंगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं उनको ग्रुप में आ गया, फिर आप लोगों को क्यों नहीं आया? ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी थोड़ा अगले वाले पार्ट पे मैं आ जाता हूँ। मैंने ये 2 डेरिवेशन था, ठीक है। अब जरा सुनो ध्यान से प्लीज। आपको पता है बेटा डीडीबी क्या होता है? डीडीबी, व्हाट इज डीडीबी? यस, डीडीबी क्या होता है? डीडीबी को हम लोग बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। डीडीबी को हम लोग बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन क्या होता है बेटा? व्हाट इज द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन? देखो एक काम करो जरा, आप लोग कोई अपना अपना सब बुक अपने हाथ में ले लो, ऐसे सब लोग अपना अपना बुक अपने हाथ में लो और इसको एकदम आंख के एकदम सब पास में लाके जो भी लिखा उसको जरा पढ़ने का कोशिश करो। आंख के एकदम पास में लाके उसको जरा पढ़ने का कोशिश करो। पढ़ नहीं पाएंगे, ऊपर से सर दुखेगा वाला, स्ट्रेस आता है बेटा हमारे आंखों पे। यस, नहीं पढ़ सकते। यस, तो बेटा ना क्या डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे तो हम अच्छे से उससे देख सकते हैं। At what distance we can see the object very clearly, that is called DDV। और वो DDV हम ह्यूमन बींग्स के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा तो हम उसको बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली देख सकते हैं बेटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं डीडीबी। तो व्हाट इज डीडीबी? डीडीबी क्या है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, distance at which we can see the object very clearly without any strain on the eye। ये हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बेटा, तो उसको लिख के देने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद दिला दिया मैंने आप लोगों को। तो डीडीबी क्या होता है? डीडीबी इज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, that is distance at which an object can be seen very clearly without any strain on the eye is called DDB। उसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, जो हमारी आंखें हैं, हमारे आंखों के अंदर एक आई लेंस है, आई लेंस। ये जो आई लेंस है बेटा हमारे आंखों में, उसका जो फोकल लेंथ होता है वो एडजस्टेबल होता है। जैसे अब कोई भी लेंस यूज करो बेटा, कोई भी लेंस आप ऐसा यूज करो, समझो ये आपका लेंस है, ये आपका ऐसा लेंस है, और ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ऐसा ऑब्जेक्ट। बेटा ना इस लेंस के थ्रू हम इसको देखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को। If this object is placed within the focus, this object should be placed within the focus of the lens। लेंस के फोकस के अंदर ही होगा तो ही इसका बहुत क्लियर सा इमेज हम देख सकते हैं बेटा। अगर ये फोकस के बाहर होगा तो ये हमें दिखाई ही नहीं देगा। और आपको पता है बेटा हर लेंस का अपना अलग अलग फोकल लेंथ होता है, मतलब हर लेंस के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर ही ऑब्जेक्ट होगा तो ही देख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं देख सकते हैं। ये हर लेंस के लिए होता है बेटा। लेकिन जो हमारा आई लेंस है उसका जो फोकल लेंथ है वो एडजस्टेबल है। जैसे मैं डीडीबी से लेके और इंफिनिटी तक, इंफिनिटी बोले तो ये जो हमारे स्टार्स वगैरह है वो इंफिनिटी पे है ना बेटा। स्टार्स को भी तो हम देख ही पाते हैं,
कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बोले तो डीडीबी से लेके और इंफिनिटी तक के सारे डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट होने दो, हम उसको अच्छे से देख सकते हैं। और वैसा इसलिए देख सकते हैं क्योंकि जो हमारा आंख के अंदर का लेंस है, जिसको आई लेंस बोलते हैं, उसका जो फोकल लेंथ होता है वो एडजस्टेबल होता है, और एडजस्टेबल होने की वजह से हम सारे डिस्टेंसेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं। मींस ह्यूमन बीइंग कैन सी एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन डीडीबी टू इंफिनिटी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ लेंस। इसको हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ लेंस। याद रहेगा, ये दो चीजें सबको याद रहेंगी बेटा, डीडीबी और अकोमोडेशन ऑफ लेंस याद रहेगा सबको। पढ़ा है बेटा 10th स्टैंडर्ड में, दोनों भी चीजें पढ़ी है, मैंने सिर्फ याद दिलाया है। रिकलेक्ट हो गया सबको? चलो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो बेटा। यहाँ पे एंगल ऑफ विजन क्या होता है? एंगल ऑफ विजन क्या होता है? ये देखो बेटा, ये देखो, एक ऑब्जेक्ट है, ये नहीं दिखेगा आप लोगों को, मान लो एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट उसके अपर मोस्ट पॉइंट से मेरे आंखों पे आएंगे और एक लाइन इसके लोअर पॉइंट से मेरे आंखों पे आएंगे। ये दोनों ही रेस मेरे आंखों पे ऐसा एक एंगल बनाएंगे कि नहीं? मेरे आंखों पे एक एंगल बनाएंगे कि नहीं? यस और नो? कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे आंखों पे एक एंगल बनाता है या नहीं बनाता है? यस, बनाता है बेटा। उस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ विजन। किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज एंगल ऑफ विजन, तो आप क्या बोलोगे कि एंगल ऑफ विजन क्या है? तो एंगल ऑफ विजन इज नथिंग बट जस्ट एन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे आंखों पे क्या एंगल फॉर्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ विजन। अब पॉइंट ऐसा है बेटा, जब ये ऑब्जेक्ट हमारे एकदम पास में आएगा तो एंगल ऑफ विजन बढ़ जाएगा, ये हमसे दूर जाएगा तो एंगल ऑफ विजन कम होता जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट हमारे पास में आएगा तो एंगल ऑफ विजन बढ़ रहा है, और जब दूर जा रहा है तो एंगल ऑफ विजन बढ़ मतलब कम हो रहा है। तो हम कौन से एंगल को एंगल ऑफ विजन बोलेंगे? तो चेंज हो रहा है पॉइंट टू पॉइंट। इसके लिए बेटा हम इसमें से किसी भी एंगल को एंगल ऑफ विजन नहीं बोल सकते। जब हम इस ऑब्जेक्ट को अपने डीडीबी पे प्लेस किए हैं, डीडीबी पे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोले तो 25 सेंटीमीटर पे, और उस समय पे हमारे आंखों पे क्या एंगल फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ विजन। तो व्हाट इज एंगल ऑफ विजन? एन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डीडीबी। जब वो डीडीबी पे प्लेस्ड होगा उस समय पे हमारी आंखों पे क्या एंगल फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ विजन। याद रहेगा एंगल ऑफ विजन क्या है? यस, सबको समझा बेटा मैंने क्या बोला एंगल ऑफ विजन के बारे में? तो लिख लो सब लोग एंगल ऑफ विजन, राइट डाउन एंगल ऑफ विजन। and write down an angle subtended by object, an angle subtended by object, an angle subtended by object on the eye, on the eye when it is placed, when it is placed at DDV, when it is placed at DDV, when it is placed at DDV. ठीक है बेटा, when it is placed at DDV। मेरी बात सबको समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? when it is placed at DDV। हाँ, फोटो आ गया ना? ठीक है, थैंक यू। तो बेटा अभी 2 मिनट लेके जरा उसको एक बार प्लीज पढ़ लो ना अच्छे से, एक बार प्लीज पढ़ लो, फिर मैं इसको रब करूँ और हम आगे बढ़े जल्दी।
बेटा डीडीबी का फुल फॉर्म होता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बेटा भी वो सब जो साइंटिस्ट लोग लिखेंगे हम वही बोलेंगे ना, अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं बोल सकते बलराज। वो लोग डीडीबी बोलते हैं, इसके लिए हम भी डीडीबी बोलते हैं। बेटा आ गया, सबके समझ में आ गया, सबके दिमाग में आ गया क्या बोला था मैंने, वो सबको आ गया जो यहाँ पे लिखा है, वो सबको सारे स्टेप समझ में आ गया। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें एक लास्ट पार्ट बचा है, मेरी बात जरा सुनना ध्यान से। इसमें एक लास्ट पार्ट बचा है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। इन तीनों के बारे में ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज अभी आपको पता, आप सब 11th पास हो चुके हो, तो फिर से उसको हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट उसका यूजेस क्या है, क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूं। तो जरा ध्यान से सुनना बेटा, जरा ध्यान से सुनना और समझना इसे। मैंने जैसे बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे आंखों पे एक एंगल फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ विजन। कोई भी ऑब्जेक्ट, हाँ, बट कौन से एंगल को हम एंगल ऑफ विजन बोलेंगे, व्हेन दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डीडीवी, उस समय पे हमारे आंखों पे क्या एंगल फॉर्म होगा, उसको हम एंगल ऑफ विजन बोलते हैं। तो अगर किसी ने आपसे इससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज यूज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इन तीनों का यूज क्या है, तो आप क्या बोलोगे आंसर बेटा? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा आप लोगों ने, तो कैन यू आंसर मी कि इन तीनों का यूज क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप का? व्हाट इज यूज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप? वॉच रिपेयरिंग के लिए? ओके सुनेंगे बेटा, वॉच रिपेयरिंग के लिए तो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप यूज होता है ना बेटा, फिर कंपाउंड और टेली का क्या यूज है? हाँ अभी किसी ने बोला कि दूर का ऑब्जेक्ट, तो दूर का ऑब्जेक्ट के लिए तो भाई टेलीस्कोप लगता है, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या? देखो इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये जो तीनों भी ऑब्जेक्ट्स है इनको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो तीनों भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेटा, तीनों भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। इन तीनों ही इंस्ट्रूमेंट्स का सिर्फ एक ही यूज है बस, टू इंक्रीज द एंगल ऑफ विजन। उनका एक ही यूज है, टू इंक्रीज द एंगल ऑफ विजन। अब आपके मन में एक दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, सर अगर तीनों का एक ही यूज है, टू इंक्रीज द एंगल ऑफ विजन, तो तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स क्यों यूज करने का सर? फिर एक इंस्ट्रूमेंट्स बस हो गया ना, जब तीनों का एक ही काम है तो फिर एक ही बस हो गया। फिर तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स क्यों यूज करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप? देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन तीनों का एक ही यूज है, टू इंक्रीज द एंगल ऑफ विजन। बट फिर तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज करते हैं, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना बेटा। देखो काम तीनों का एक ही है, बट कंडीशंस अलग अलग है बेटा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट हमारे डीडीवी पे है, डीडीवी बोले तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही है, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डीडीवी। एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डीडीवी, हम उसको देख भी रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमें दिखाई भी दे रहा है, वो तो इतना छोटा ऑब्जेक्ट है, इतना छोटा ऑब्जेक्ट है कि हमको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है।
ऐसे केसेस में हम लोग यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ध्यान से सुनना बेटा, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। ध्यान से सुनना। सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कब होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डीडीबी। जब वो ऑब्जेक्ट हमारे डीडीबी पे प्लेस्ड है, बट बहुत छोटा होने की वजह से ऑब्जेक्ट तो दिखाई दे रहा है बट अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, हम उसके डिटेल्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते, तब हम लोग यूज करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर पे दादा दादी नाना नानी ओल्ड एज पर्सन है, बट हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर होगा ना, अगर वो न्यूज़पेपर उनको पढ़ना होगा तो पढ़ नहीं पाते, बिकॉज न्यूज़पेपर में फॉन्ट बहुत छोटे 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 रहते हैं। तो दे आर यूजिंग रीडिंग ग्लास, रीडिंग ग्लास यूज करते हैं। वो जो रीडिंग ग्लास है वही हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है बेटा। सिंपल माइक्रोस्कोप बोले तो कुछ नहीं, एक सिंपल बाइकॉन्वेक्स लेंस, एक सिंपल बाइकॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया तो वही हमारा हो जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिर्फ एक ही कंडीशन है, उसका जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे प्लेस करना, विद इन द फोकस। बस विद इन द फोकस ऑब्जेक्ट को प्लेस करो, उसका बड़ा बड़ा साइज का इमेज हमें अच्छे से दिखाई देने लगेगा, हम उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा जो डायमंड मर्चेंट होते हैं, डायमंड मर्चेंट लोग क्या करते हैं बेटा, एक छोटा सा ना सिंपल माइक्रोस्कोप अपने जेब में रखे रहते हैं और उससे उस डायमंड को लोग चेक करते हैं। क्यों डायमंड को चेक करते हैं पता है बेटा? डायमंड में बहुत सारे कट्स, बहुत सारे एंगल्स रहते हैं, उसमें ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना रहता है। एक बार रे ऑफ लाइट अंदर चला गया तो अंदर ही घूमता रहता है बेटा, वो बाहर नहीं आ पाता, और इसकी वजह से अंधेरे में भी हमारा डायमंड शाइन होता है। तो वो सब एंगल्स वगैरह प्रॉपर दिखता नहीं है सही, इसके लिए उसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे, तब हमको उसके बारे में पता चलेगा। होप यू आर गेटिंग विद दिस। मेरी बात सबको समझ में आ रही बेटा, मैंने क्या बोला? तो हमारा होता है सिंपल माइक्रोस्कोप कि भाई ऑब्जेक्ट हमारे लिस्टेड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही है, और वो इतना छोटा है कि अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, तब हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। इसका तीसरा भी एग्जाम्पल, जैसे मैं बोला ना, अच्छा ये वाला केस बोलते हैं ना, रिस्ट वॉच रिपेयर करने वाला, जो रिस्ट वॉच रिपेयर करते उसके पार्ट्स बहुत छोटे छोटे, बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जो रिपेयर करते हैं ना, अपने आंखों पे एक सिंपल माइक्रोस्कोप लगा लेता है, जिसकी वजह से वो सारे छोटे 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 ऑब्जेक्ट्स थोड़े बड़े साइज में दिखते हैं और उसको इजीली रेक्टिफाई कर पाता है। तो मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप एक्सप्लेन किया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारी डीडीबी पे ही है, बट ऑब्जेक्ट ही दिखाई नहीं दे रहा, इतना छोटा है कि ऑब्जेक्ट ही दिखाई नहीं दे रहा, तब हम लोग यूज करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तब हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, बोलो? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका एग्जांपल, जैसे बेटा हम लोग कभी अपना आजकल देखना कितना सब बीमारी है, कुछ भी होता है, सब लोग फट से डॉक्टर बोलते हैं भाई भाई अपना ब्लड चेकअप करवा लो, ब्लड टेस्टिंग के लिए दे दो। हम लोग ना जो सैंपल, अपना ब्लड सैंपल अपने टेस्टिंग के लिए देते हैं बेटा, वो ब्लड तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, अरे यार इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, एकदम अच्छा है, मस्त है, हमको उसमें कुछ दिखाई नहीं देता बेटा। लेकिन जब उसका रिपोर्ट आता है तो 2 3 4 पेज भर भर के पता नहीं उनको सारी चीजें उनको उसमें दिखाई देती है, वो लोग लिख लिख के देते हैं कि भाई इतना है, ये इतना है, इतना इतना है। तो हमें ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, वो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, बट जो उसके बोलते हैं ना, जो लैब वाले लोग हैं, वो लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, उसमें सारी छोटी छोटी चीजों को देख के और हमारा रिपोर्ट बना के हमारे को दे देते हैं। ये सुनो, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डीडीबी, बट वो इतना छोटा, इतना माइन्यूट है कि ऑब्जेक्ट ही दिखाई नहीं दे रहा, तब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेटा 2 बाइकॉन्वेक्स लेंस होते हैं, 2 बाइकॉन्वेक्स लेंसेस, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस। एक बार ऑब्जेक्टिव उस ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन करता है और एक बार आईपीस उसका मैग्निफिकेशन करता है, तो उसको 2 बार मैग्नीफाई करना पड़ता, तब जाके हमें अच्छे से दिखाई देता है। तो ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का यूज क्या है बेटा? टेलीस्कोप व्हेन ऑब्जेक्ट इज यूज इन साइज, बहुत 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 बड़े साइज में है, बट इतनी ज्यादा दूरी पे है बेटा कि वो हमको दिखाई तो दे रहा है लेकिन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे बेटा हम एरोप्लेन की बात करें, एरोप्लेन में हम जैसे 500 600 लोग बैठे रहते बेटा, बड़े बड़े एरोप्लेन में तो बेटा बेडरूम भी रहता है लोगों के, इतना बड़ा बड़ा एरोप्लेन्स रहता है बेटा। एरोप्लेन्स में ना, अभी जो हमारा डिफेंस है ना, हमारा डिफेंस,
हमारे डिफेंस में मतलब ऐसे ऐसे प्लेन्स हैं जिनके अंदर बेटा ना 3-3 कितना बड़ा रहेगा। बड़े बड़े एरोप्लेन्स हैं हमारे जैसे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बट हमको ऊपर जब देखते हैं तो हमको इतना सा ही दिखाई देता है और हम उसको अच्छे से देख भी नहीं पाते कि वो किसका है। गो एयर का है, इंडिगो का है, स्पाइस जेट का है, वो भी पता नहीं चलता। तो जब वो नजदीक रहता है तो हमको पता चलता है बाप रे कितना बड़ा, कितना ह्यूज साइज का है और उसको कौन से कंपनी का, वो सब भी हमको दिखाई देता है। बट वो एयर में रहता है तो हम उसको देख पाते क्या? नहीं देख पाते। एक्चुअली इट इज ह्यूज इन साइज बट इतनी ज्यादा दूरी पे है कि हमको दिखाई नहीं देता, अच्छे से दिखाई, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब हम लोग यूज करते हैं टेलीस्कोप। तो वो यू आर गेटिंग में दिस, ये जो तीनों भी चीजें हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इन तीनों का एक ही यूज है टू इंक्रीज द एंगल ऑफ विजन। जब एंगल ऑफ विजन बढ़ता है बेटा तब हम चीजों को अच्छे से देख पाते हैं। जैसे आप अपना एग्जांपल यहीं पे ले लो ना, अब ये तुम्हारा बुक है, मैंने पहले बोला ना एकदम पास में रखो, अब एकदम दूर रखो, इतना ज्यादा दूर रखो कि आपको दिखाई तो दे रहा है कि कुछ तो लिखा है, बट क्या लिखा आप पढ़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि एकदम दूर होने की वजह से एंगल ऑफ विजन बहुत छोटा हो गया है। और जब हम उसको थोड़ा पास में लेके आ जाएंगे, एंगल ऑफ विजन बढ़ जाएगा, हम उसको अच्छे से देख पाएंगे। सो होप यू आर गेटिंग विद दिस, में क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो ये था सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप और उनके यूजेस। ठीक है, तो इसके साथ मुझे ऐसा लगता है ये टॉपिक को हमको वाइंड अप करना चाहिए, बिकॉज देखो बेटा आपको एग्जाम्स तो है नहीं, तो हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग 12th वाले पार्ट में आ जाएंगे और जब रिक्वायर्ड होगा, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे रिक्वायर्ड होंगे 12th में, इसके लिए मैंने थियरी सारा करा दिया बेटा, इसमें मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है आप लोगों को। ठीक है, एक बार नोट्स में से पढ़ लेना, अगर कुछ बोले बट के आपको ऐसा लगे कि भाई ये नहीं समझा तो मेरे को पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ताकि अभी हम लोग 12th का प्रिपरेशन कर सके बेटा, 12th में हम लोग जा सके। तो 12th के लिए जितना रिक्वायरमेंट है एक्चुअली तो मैंने पूरा टॉपिक ही करा दिया, बट अब हम न्यूमेरिकल्स जो वाला पार्ट है आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना, जो नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक खत्म। अभी अपना फिजिक्स में कौन सा टॉपिक बच गया है जो स्टार्ट ही नहीं हुआ है? अपने 11th में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है? एक मिनट रुको जरा, मुझे बताना बेटा, एक मिनट रुको। ऐसा कोई टॉपिक है क्या फिजिक्स ऑफ मोशन नहीं हुआ? और कौन सा टॉपिक है? सिर्फ एक ही टॉपिक बचा ना, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, वो अपने सर ले लेंगे, अमोल सर ले लेंगे वो लॉज ऑफ मोशन, बस। अच्छा ठीक है बेटा, वी कैन गो फॉर 12th वाले टॉपिक्स को हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, और आप लोग इसको ना, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। जो भी न्यूमेरिकल्स हैं फार्मूला बेस ही होंगे बेटा, सारे फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही हैं, आप उसको खुद से एक बार सॉल्व करने का कोशिश करना। ठीक है, हाँ बेटा सुनो ना, वो जो कॉलेज में बोल रहे हैं ना किसी किसी को कि उनको एग्जाम लेंगे, उसका कुछ मीनिंग नहीं है बेटा। यू ऑल आर प्रमोटेड, दे कांट फेल यू, आपको स्टॉप नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं आपको ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि अगर आप उसको एक बार पढ़ो, न्यूमेरिकल्स करो, नहीं आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो बाय देन, थैंक यू सो मच।